बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज जो हमारे पास नेक्स्ट टू काइंड्स हैं, इससे पहले देखिए हम जो काइंड्स पढ़ चुके हैं वो हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। पर्सनल प्रोनाउन में हमने ये पढ़ा कि जो प्रोनाउंस हमारे पास पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं, और फिर कितने पर्सन्स हमारे पास इंग्लिश में इन्वॉल्व होते हैं? 3। हमने कहा जब भी कोई कम्युनिकेशन हो रही होती है, जब भी कोई कन्वर्सेशन हो रही होती है, तो हमारे पास 3 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्पीकर होता है जिसको हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, दूसरा लिसनर होता है जिसको हम सेकंड पर्सन बोलते हैं, और उसके बाद हमारे पास तीसरा जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है। हमने ये कहा कि हमारा प्रोनाउन हमारे नाउन के साथ अग्री करना चाहिए इन केस ऑफ नंबर, इन केस ऑफ केस और इन केस ऑफ जेंडर। डन हो गया। अब उसके बाद हमने दो काइंड्स और देखी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउन। आज जो 2 काइंड्स हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में, आप जो दो काइंड्स देखेंगे वो हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। एक बात ध्यान में रखें कि अगर प्रोनाउंस में, मतलब पर्सनली मैं खुद अगर कोई पेपर बनाता हूँ MCQs का टाइप का, MD कैट का पेपर अगर मैं खुद बनाऊँ और मैं चूज़ करता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे प्रोनाउंस में से कोई क्वेश्चन बनाना है, तो बिलीव मी जिस काइंड में से मैं क्वेश्चन प्रोनाउन का बनाऊंगा वो मेरे पास रिलेटिव प्रोनाउन होएगा। पास पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं रिलेटिव प्रोनाउन में से, वो भी हम अपने क्विज में या टेस्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने ये याद रखना है, रिलेटिव प्रोनाउन की हेडिंग देके आपने उसको मार्क कर लेना है। रिलेटिव प्रोनाउन को समझने से पहले आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझना है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो नाउन है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब भी हम किसी बच्चे को बचपन में ही इंग्लिश पढ़ना सिखाते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ सिखाई जाती है बेटे वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ही होते हैं। सबसे पहले जो चीज़ सिखाई जाती है वो कैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो वर्ड होते हैं, वो प्रोनाउंस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं पॉइंट आउट करने के लिए, विच आर यूज टू पॉइंट आउट अदर नाउन्स और प्रोनाउंस। ये वो वर्ड होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं पॉइंट आउट करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव वो वर्ड होते हैं जो पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं दूसरे नाउन को और प्रोनाउन को। मतलब अगर आप उर्दू में बोलेंगे तो ट्रांसलेशन के तो आप जो इशारा करने के लिए यूज़ होते हैं। आप याद रखेंगे 4 वर्ड हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। बचपन से मैंने आपको बोला हम पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ 1-2 बातें आपने इनके बारे में याद रखनी है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को नहीं समझेंगे तब तक आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझ नहीं आने वाला, याद रखिएगा। ठीक है, आपको रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझना है। देखिए, 4 वर्ड हमारे पास क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। पहला वर्ड हमारे पास होता है दिस, सेकंड वर्ड हमारे पास बेटे क्या होता है डैट, तीसरा वर्ड हमारे पास, थर्ड वर्ड हमारे पास क्या होता है दीज, और फोर्थ वर्ड हमारे पास क्या होता है दोज। इंतहाई आसान है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया जब भी हम पाकिस्तान में स्पेशली जब भी बच्चों को इंग्लिश लिखना सिखाते हैं तो सबसे पहले बच्चों को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही सिखाया जाता है। देखिए, उसमें दिस का वर्ड हम यूज़ करते हैं, 2 बातें आपने याद रखनी है। पहली बात, नियरनेस के लिए यूज़ होता है, और दूसरी बात किन नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज़ होगा, जो तादाद में क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। अगर कोई चीज़ एक होगी, कोई नाउन प्रोनाउन सिंगुलर होगा और वो नियरनेस की सेंस में हमने पॉइंट आउट के लिए यूज़ करना है तो हम दिस का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर हमने फार के लिए वर्ड यूज़ करना है तो तब हम सिंगुलर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, दिस की जगह पे डैट का। ठीक है सिंगुलर, लेकिन अब हम उसको डिस्टेंस के लिहाज से, पॉइंट करने के लिहाज से हम उसको नियरनेस से किस पे ला रहे हैं, फार पे ला रहे हैं। उसके बाद अगर हमारे पास नियरनेस है, करीब है, हमने करीब की किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना है, लेकिन करना हमने किसको पॉइंट आउट है, हमने प्लूरल थिंग्स को, प्लूरल नाउन्स को, प्लूरल प्रोनाउंस को पॉइंट आउट करना है और नियरनेस में पॉइंट आउट करना है, तो फिर हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, दीज का। उसके बाद हमारे पास वर्ड है दोज। दोज में बेटे आप याद रखेंगे फार के लिए हमारे पास अगर प्लूरल होगा तो फिर हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, दोज का। डन हो गया। मैं आसानी के लिए, हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऐसे 4 वर्ड में, इन 4 वर्ड को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं जो पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। पॉइंट आउट करने के लिए जब यूज़ होंगे
करीब की चीज होगी और एक होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, दिस का। दूर की चीज होगी और एक होगी तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, डैट का। करीब की चीजें ज्यादा होंगी तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, दीज का। और दूर की चीजें ज्यादा होंगी तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, दोस का। ठीक हो गया। अभी देखिए ये जो वर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव, ये पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है दूसरे नाउन्स और प्रोनाउंस को। मेरा ख्याल है यहाँ तक डेमोन्स्ट्रेटिव काफ़ी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई भी कमी कोताही कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने असली मुद्दा की तरफ, और हमारा असली मुद्दा जो नेक्स्ट काइंड है हमारे पास, वो बेटे हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस। अब एक बात याद रखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस आपने देखना है। मैंने कहा कि जब तक हम डेमोन्स्ट्रेटिव को नहीं समझते तब तक हम रिलेटिव को नहीं समझ पाते। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज किए जाते हैं क्या करने के लिए, टू पॉइंट आउट अदर नाउन्स और प्रोनाउंस। अब डेमोन्स्ट्रेटिव की डेफिनेशन में भी मैंने यही लिखा कि ये पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है दूसरे नाउन और प्रोनाउन को। रिलेटिव के केस में भी मैं यही लिख रहा हूँ कि ये पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाते हैं दूसरे नाउन और प्रोनाउन को। तो दोनों में डिफरेंस बेटे याद रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन यूज किए जाते हैं ऑलरेडी मेंशन्ड नाउन और प्रोनाउन के लिए। ऐसे नाउन और प्रोनाउन जो पहले से सेंटेंस में लिखे हुए हैं और हमें उनको पॉइंट आउट करना है, उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे देखिए अगर मैं एक सिंपल सा सेंटेंस बोलता हूं, मैं बोलता हूं दीज आर योर बुक्स, आसान तरीन सेंटेंस लिख रहा हूं। अच्छा अब देखिए, अभी दीज का वर्ड किन बुक्स को पॉइंट आउट कर रहा है, जो सेंटेंस में उसके बाद लिखी हुई है। सेंटेंस में अकरेंस देखनी हमने, मैं दोबारा बोल देता हूं, हमने सेंटेंस में अकरेंस देखनी है इस वर्ड की, जिस वर्ड को पॉइंट आउट किया जा रहा है वो सेंटेंस में इस वर्ड के बाद लिखा हुआ है या उस वर्ड से पहले लिखा हुआ है। जैसे देखिए इसमें दीज का वर्ड जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है किसको, बुक्स को, और बुक सेंटेंस में दीज के कहां पर लिखा हुआ है, बाद में लिखा हुआ है। अभी मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं बोलता हूं द बॉय हु इज standing there is my brother। अब इसमें देखें, इसमें who का वर्ड पॉइंट आउट कर रहा है और किसको पॉइंट आउट कर रहा है, बॉय को। किसको पॉइंट आउट कर रहा है, बॉय को। मैं दोबारा अपनी बात बोल देता हूं, आपने सेंटेंस में अकरेंस देखनी है कि कौन सा वर्ड किसको पॉइंट आउट कर रहा है, और जिस चीज को वो पॉइंट आउट कर रहा है, जिस नाउन या प्रोनाउन को वो पॉइंट आउट कर रहा है, वो सेंटेंस में उसके बाद है या उससे पहले है। अगर सेंटेंस में उसके बाद है तो उसके लिए हम कौन से वर्ड यूज करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और अगर सेंटेंस में उससे पहले है तो उसके लिए बेटे हमने क्या यूज करना है, रिलेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव भी पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं, रिलेटिव भी पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये होता है, याद रखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव अपने से बाद वाले को पॉइंट आउट करते हैं और ये चार वर्ड होते हैं, दिस, डैट, दीज एंड दोज। करीब की चीज है एक है तो दिस आएगा, दूर की चीज है एक है तो डैट आएगा, करीब की चीजें हैं ज्यादा है, ज्यादा नाउन्स है, ज्यादा प्रोनाउंस है तो दीज आएगा, और दूर की चीजें ज्यादा है, नाउन्स है, प्रोनाउंस ज्यादा है, प्लूरल में है तो हमारे पास क्या आएगा, दोज आएगा। अगर आप ऐसे नाउन प्रोनाउंस को पॉइंट आउट कर रहे हैं जो सेंटेंस में इन वर्ड के बाद लिखा हुआ है, तो आपने याद रखना है आप उनके लिए क्या यूज करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। और अगर आप किसी ऐसे नाउन प्रोनाउन को पॉइंट आउट कर रहे हैं जो सेंटेंस में इस वर्ड से पहले लिखा हुआ है, तो फिर आपने डेफिनेटली कौन सा प्रोनाउन यूज करना है बेटे, रिलेटिव प्रोनाउन। याद रखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव भी पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है, रिलेटिव भी पॉइंट आउट यूज करने के लिए यूज होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव यूज होता है अपने से बाद वाले को पॉइंट आउट करने के लिए, और रिलेटिव यूज होता है अपने से पहले वाले को पॉइंट आउट करने के लिए। सिर्फ डेफिनेशन में एक वर्ड का डिफरेंस है, ऑलरेडी मेंशन्ड नाउन और प्रोनाउन। और लॉजिक में एक बात का फर्क है कि उसमें हम बाद में आने वाली चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं और इसमें हम पहले आने वाली, दोनों चीजों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। रिलेटिव केस पहले वाले को पॉइंट आउट करेगा और डेमोन्स्ट्रेटिव केस बाद वाले को पॉइंट आउट करेगा। रिलेटिव के बारे में आपने अपने पास सिर्फ ये 3-4 बातें याद रखनी है।
कि दिस का वर्ड सिंगुलर के लिए यूज होता है, नियरनेस के लिए यूज होता है। डैट का वर्ड सिंगुलर के लिए यूज होता है, फार के लिए यूज होता है। दिस का वर्ड प्लूरल के लिए यूज होता है, नियरनेस के लिए यूज होता है। और दोज का वर्ड प्लूरल के लिए यूज होता है, फार के लिए यूज होता है। डेमोस्ट्रेटिव में आपने सिर्फ इतने बातें याद रखनी है। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम अभी मजीद पढ़ेंगे कि कौन कौन से वर्ड होते हैं और हम उनको कैसे कैसे यूज करते हैं, याद रखिएगा। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड हमारे पास होते हैं हम उनको 1 by 1 में लिख रहा हूँ। सबसे पहला रिलेटिव वर्ड जो बेटे हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है वेयर। सेकंड रिलेटिव वर्ड जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है, व्हेन। थर्ड रिलेटिव केस जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है हु। और लास्ट में जो दो वर्ड हमारे पास होते हैं, एक हमारे पास क्या होता है डैट और एक हमारे पास क्या होता है विच। मैं इनको सेम इसलिए लिख रहा हूँ स्लैश के साथ कि दोनों के यूज़ में डिफरेंस है, लेकिन हम इकट्ठा लिखेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमें नोट करने के लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। देखिए, बड़ा सिंपल है, पहले वाले से बात शुरू करते हैं। वेयर का वर्ड आप याद रखेंगे, अगर हम किसी प्लेस को मेंशन कर रहे हैं और उस प्लेस को मेंशन कर रहे हैं जो सेंटेंस में पहले लिखी हुई है, तो फिर हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, वेयर का। मैट्रिक क्लास के आपने कुछ पैराग्राफ याद किए थे ट्रांसलेशन के लिए, अगर आपको याद हो, उसमें आपने एक सेंटेंस पढ़ा था, मैं 10वीं जमात का या 9वीं जमात का तालिबे इल्म हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं जहाँ पढ़ता हूँ वो शहर का एक मशहूर स्कूल है। ये कुछ उर्दू थी किस तरह की, उसकी इंग्लिश में आपने कुछ यूँ सेंटेंस बनाया होगा, अगर आपको याद हो। आपका सेंटेंस था द स्कूल वेयर आई स्टडी। मैं अब पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ इतना सेंटेंस लिख रहा हूँ, द स्कूल वेयर आई स्टडी। अब देखें, यहाँ पे वेयर का वर्ड बेटे क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ नहीं हो रहा कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ। यहाँ पर वेयर का वर्ड यूज़ हो रहा है कि जहाँ मैं पढ़ता था, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था। और वेयर का वर्ड पॉइंट आउट किसको कर रहा है, स्कूल में। हमने कहा था ये वर्ड पॉइंट आउट करेंगे पहली बात, और किसको पॉइंट आउट करेंगे, पहले से मेंशन नाउन और प्रोनाउन को पॉइंट आउट करेंगे। तो जब ये पॉइंट आउट कर रहा है, पहले से मेंशन नाउन और प्रोनाउन को पॉइंट आउट कर रहा है, तो आपने याद रखना है यहाँ पर वेयर हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। और रिलेटिव प्रोनाउन में वेयर किसको मेंशन करने के लिए यूज होगा, प्लेस। अगर हम सेंटेंस में पहले से किसी प्लेस को पॉइंट आउट कर रहे होंगे तो हमने उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करना है बेटे, वेयर का। इसी तरह व्हेन का वर्ड है, और व्हेन का वर्ड हम यूज करते हैं टाइम के लिए। अगर हमने सेंटेंस में पहले से मेंशन किए हुए किसी टाइम को पॉइंट आउट करना है तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, व्हेन का। अगर हमने प्लेस को मेंशन करना है तो वेयर का, टाइम को मेंशन करना है तो व्हेन का। जैसे आपके पास क्लियरिंग इन द स्काई में सेंटेंस है, उसमें वो कुछ यूं लिखता है, दिस वाज द टाइम इट वाज अ टाइम, या दिस वाज अ टाइम व्हेन आई वाज 6 years ओल्ड। अब देखें, यहां पर व्हेन का वर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए यूज नहीं हो रहा, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में वेयर का वर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए यूज नहीं हो रहा, पॉइंट आउट करने के लिए यूज हो रहा है। इसलिए व्हेन, यहाँ पे सेंटेंस में व्हेन का वर्ड भी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज नहीं हो रहा, बल्कि पॉइंट आउट करने के लिए यूज हो रहा है। और किसको पॉइंट आउट करने के लिए यूज हो रहा है, टाइम को। जब हम पहले से मौजूद, पहले से मेंशन किए हुए नाउन प्रोनाउन को पॉइंट आउट करेंगे और वो नाउन प्रोनाउन टाइम होगा, तो आपने याद रखना है हमने कौन सा वर्ड यूज करना है, व्हेन का। वेयर का वर्ड यूज होता है प्लेस के लिए और व्हेन का वर्ड यूज होता है टाइम के लिए। और जिस टाइम और जिस प्लेस को आपने मेंशन करना है वो सेंटेंस में कहाँ पर होना चाहिए, इन वर्ड से पहले होना चाहिए, ये भी भूलना नहीं है आपने। उसके बाद बेटे याद रखिएगा हु का वर्ड। हु का वर्ड यूज होता है पर्सन के लिए, सिर्फ पर्सन के लिए। हु का वर्ड किसके लिए यूज होगा, सिर्फ पर्सन के लिए यूज होगा। अब हु का वर्ड पर्सन के लिए तो यूज होता है, जैसे इससे पहले मैंने एक एग्जांपल लिखा था, द बॉय हु वाज स्टैंडिंग देयर इज माय ब्रदर। लेकिन पर्सन की सूरत में आपने 3 कंडीशन याद रखनी है, आपने इसके 3 वर्जन याद रखने हैं। अब पर्सन को हम सेंटेंस में 3 तरह से ट्रीट कर सकते हैं। या तो हम उसको किसके तौर पे ट्रीट करेंगे, एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे सेंटेंस में, या हम उसको किसके तौर पे ट्रीट करेंगे, एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे हम। ठीक हो गया, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन मैं यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ। ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, सब्जेक्ट्स भी हो सकता है।
उसके बाद या हम किसके तौर पे यूज़ करेंगे, पोजेशन के लिए यूज़ करेंगे। देखिए बड़ा आसान है, आप लोगों ने भूलना नहीं है, याद रखना है। हु का वर्ड सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ होता है, पर्सन के लिए यूज़ होता है। हु का वर्ड सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ होता है, पर्सन के लिए यूज़ होता है, और उन ह्यूमन बीइंग्स के लिए, पर्सन के लिए यूज़ होता है जो कि सेंटेंस में पहले से मेंशन किए गए होते हैं, जो कि सेंटेंस में पहले से लिखे हुए होते हैं और हम उनको पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। अब किसी भी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी पर्सन को हम तीन तरह से लिख सकते हैं, तीन तरह से सेंटेंस में ट्रीट कर सकते हैं। हम उसको ट्रीट करेंगे एज अ सब्जेक्ट, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, या हम उसको पोजेशन के लिए लिख रहे हैं। अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं और आप उसको एज अ सब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो आपने बेटे याद रखना है कौन सा वर्ड लिखना है, हु का। अगर आप उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर लिख रहे हैं और पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को लिख रहे हैं, तो आप तब आपने उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करना है, होम का। और अगर आप पोजेशन के लिए लिख रहे हैं और आपने ह्यूमन बीइंग को पॉइंट आउट करना और साथ पोजेशन भी बतानी है, तो तब आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हुज का। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिखी थी आपके सामने, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर। अब इस सेंटेंस में पहली बात है, इस सेंटेंस में पहली बात है कि मैं किसको पॉइंट आउट कर रहा हूं, बॉय को। बॉय ह्यूमन बीइंग है, और किस वर्ड के साथ पॉइंट आउट करूंगा, मैं हु के साथ पॉइंट आउट करूंगा। और इस सेंटेंस में मैं बॉय को किसके तौर पे लिख रहा हूं बेटे, बॉय को मैं लिख रहा हूं सब्जेक्ट के तौर पे। लाइक अगर मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, मैं लिखता हूं दिस इज द लेडी, दिस इज द लेडी whose child was lost। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि हम ह्यूमन बीइंग को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेडी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट काम जो हम कर रहे हैं वो ये है कि हमें इस चाइल्ड पर पोजेशन शो करनी है, इस लेडी की। मैं पॉइंट आउट लेडी को कर रहा हूं, ह्यूमन बीइंग को कर रहा हूं, ये पहली बात है हुई, लेकिन मुझे चाइल्ड पर पोजेशन शो करनी है किसकी, लेडी की। तो मैं उसके लिए हु का वर्ड या होम का वर्ड नहीं लिखूंगा, बल्कि मुझे उसके लिए कौन सा वर्ड लिखना होगा, हुज का वर्ड लिखना होगा। आपको सेंटेंस पढ़ना है, आपको सेंटेंस को समझना है, और सेंटेंस में आपने ये देखना है अगर ह्यूमन बीइंग को पॉइंट आउट किया जा रहा है तो उसको किसके तौर पे पॉइंट आउट किया जा रहा है, सब्जेक्ट के तौर पे पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, हु का वर्ड। अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है, पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो आप उसके लिए कौन सा टर्म लिखेंगे, आप उसके लिए लिखेंगे होम का वर्ड, और होम का प्रोनाउन लिखेंगे। और अगर उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है पोजेशन के लिए, तो आपने हुज का वर्ड लिखना है ह्यूमन बीइंग की सूरत में। इन तीन सिचुएशन के अलावा आपके पास कोई भी फोर्थ सिचुएशन नहीं बनती है, याद रखिएगा। हु का वर्ड ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है एज एन सब्जेक्ट ट्रीट, एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे तो हु आएगा, एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे हुम आएगा, पोजेशन के लिए करेंगे तो हुज आएगा, प्लेस के लिए वेयर आएगा, और टाइम के लिए क्या आएगा बेटे, व्हेन आएगा, ये याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है डैट और विच। अदर देन ह्यूमन बीइंग, अदर देन ह्यूमन बीइंग, अगर आप किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब अगर वो प्लेस या टाइम नहीं है, अदर देन ह्यूमन बीइंग, अगर आप किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो आप याद रखेंगे आपने जो वर्ड यूज़ करने हैं वो क्या है आपके पास, डैट और विच। ठीक है, मैं डैट और विच का रूल जो है वो नेक्स्ट पे लेके आता हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से समझना है। देखिए अगर मैं सेंटेंस में किसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं अदर देन ह्यूमन बीइंग को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अदर देन ह्यूमन बीइंग में हमारे पास क्या होगा, दो सिचुएशन हमारे पास बनती हैं। अदर देन ह्यूमन बीइंग के लिए हम डैट का वर्ड भी यूज़ करते हैं, और अदर देन ह्यूमन बीइंग के लिए हम विच का वर्ड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अदर देन ह्यूमन बीइंग के लिए हम डैट का वर्ड भी यूज़ करते हैं, और अदर देन ह्यूमन बीइंग के लिए हम विच का वर्ड भी यूज़ करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक बात आपको समझनी है, यहाँ पर एक बात आपको क्या समझनी है कि हमारे पास दो तरह की क्लॉजेज होती हैं। एक क्लॉज हमारे पास होती है रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, और एक हमारे पास होती है नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। डैट और विच में से एक वर्ड रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए यूज किया जाता है और एक वर्ड नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में जाऊंगा
तो मैं आपको शायद आप 6 माह में भी इसका डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि हमें कहाँ पर डैट करना है, कहाँ पर विच करना है। तो जहाँ पर रूल काम नहीं करते हैं वहाँ पे हम उस्तादों के जुगाड़ काम करते हैं, और यहाँ पर हमने जुगाड़ लगाना, याद रखिएगा। एक बात पल्ले बांध लें, जहाँ पर सेंटेंस में कॉमा होगा या सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन होगी, जहां पर इस वर्ड से पहले कॉमा होगा या प्रेपोजिशन होगी, वहां पर आपने कौन सा वर्ड यूज करना है, विच का। और जहां पर कॉमा और प्रेपोजिशन नहीं होगी वहां पर आपने कौन सा वर्ड यूज करना है बेटे, डैट का। ये आसान तरीन सोल्यूशन, ऑथेंटिक रूल आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए, अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं, मैं बोलता हूं द हाउस इन डैट यू आर लिविंग, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, देखने में भी अच्छा नहीं लगता, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता। डैट का वर्ड किसको पॉइंट आउट कर रहा है, हाउस को। इसका मतलब हम ना तो मैं इसके लिए वेयर का वर्ड यूज़ करूंगा, ना मैं इसके लिए व्हेन का वर्ड यूज़ करूंगा, ना मैं इसके लिए ह्यूमन बीइंग में से कोई वर्ड यूज़ करूंगा। अब मुझे यूज़ करना है अदर देन ह्यूमन बीइंग के लिए। अब अदर देन ह्यूमन बीइंग के लिए मेरे पास या तो डैट लिखना है या विच लिखना है, और इससे पहले हमारे पास क्या लिखी हुई है, प्रेपोजिशन लिखी हुई है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, द हाउस इन विच यू आर लिविंग। बात समझ रहे हैं। एक कोमा मेरा रूल बदल देगा। जैसे देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं उसको मोल्ड करके दिखाता हूं आपको। मैं बोलता हूं द वॉच डेट आई गेव यू ऑन ईद वॉज अ प्रेशियस वन। मैं सेंटेंस को यहां पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब देखें, द वॉच डेट आई गेव यू, इस सेंटेंस में डेट का वर्ड जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है किसको, वॉच को। बिल्कुल ठीक है, अदर देन ह्यूमन बीइंग को पॉइंट आउट कर रहा है। इससे पहले कॉमा भी नहीं है, डेट के वर्ड से पहले प्रेपोजिशन भी नहीं है, डेट का वर्ड जस्टिफाइड है। लेकिन अगर जैसे ही सेंटेंस को मैं कुछ यूं लिख देता हूं, मैं सिर्फ कॉमा लगा रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सेंटेंस को मोल्ड कर रहा हूं। मैं यहां पर लिखता हूं द वॉच कॉमा डेट आई गेव यू। जैसे ही मैं कॉमा लिखता हूं तो ये मेरा ये सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। कॉमा के बाद मुझे डैट नहीं लिखना, कॉमा के बाद मुझे अदर देन ह्यूमन बीइंग के लिए जो वर्ड लिखना है वो क्या है बेटे, मेरे पास विच का वर्ड। देखें, प्लेस के लिए वेयर का वर्ड है, टाइम के लिए व्हेन का वर्ड है, ह्यूमन बीइंग के लिए 3 वर्ड है। अगर आप ह्यूमन बीइंग को सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट कर रहे हो तो आपको हु का वर्ड लिखना है। अगर आप ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट कर रहे हो तो आपको हुम का वर्ड लिखना है। अगर आप ह्यूमन बीइंग को पोजेशन के लिए लिख रहे हो तो फिर आपको कौन सा वर्ड लिखना है, हुज का वर्ड लिखना है। अदर देन ह्यूमन बीइंग के लिए आपके पास 2 ऑप्शन बनती हैं। अदर देन ह्यूमन बीइंग के लिए आप डैट का वर्ड भी यूज करेंगे, अदर देन ह्यूमन बीइंग के लिए आप विच का वर्ड भी यूज करेंगे। अगर अदर देन ह्यूमन बीइंग को पॉइंट आउट करते वक्त रिलेटिव वर्ड से पहले कॉमा आता है या रिलेटिव वर्ड से पहले कोई भी प्रेपोजिशन आती है तो आपने विच का वर्ड यूज करना है। और अगर कॉमा या प्रेपोजिशन नहीं आती है तो अदर देन ह्यूमन बीइंग के लिए आपने कौन सा वर्ड यूज करना है, डैट का वर्ड यूज करना है। इस पूरे रूल को आपने बड़े अच्छे तरीके से अपने पास नोट करना है। मैं आपको दोबारा अपने बात रिपीट कर देता हूं, अगर मुझे मौका मिलता है एमकैट का पेपर बनाने का और आई डिसाइड कि मुझे प्रोनाउंस में से एक क्वेश्चन बनाना है, तो प्रोनाउंस के जिस पोर्शन में से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा वो मेरे पास क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन की वो काइंड है जिसमें मैं आसानी से बच्चों को ट्रिक कर सकता हूं किसी वजह से। ठीक हो क्या। एक एक्सेप्शन रूल है, आपने याद रखना है। इसके लिए एक्सेप्शन रूल है, मैं लाजमी बताना चाहूंगा, और इस एक्सेप्शन रूल के साथ आपकी एक और काइंड भी हो जाएगी। और उससे पहले एक्सेप्शन रूल बताने से पहले मैं आपको वो काइंड बता देता हूं प्रोनाउन की। वो काइंड हमारे पास कौन सी है बेटे, इंडेफिनेट प्रोनाउंस। काइंड कौन सी है हमारे पास, इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस हमारे पास वो प्रोनाउन होते हैं जो हम इन जनरल यूज करते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन हमारे पास वो प्रोनाउन होते हैं जो हम इन जनरल यूज करते हैं। लाइक इन जनरल कैसे यूज करते हैं, मैं वर्ड बोलता हूं समवन, मैं वर्ड बोलता हूं समबडी, मैं वर्ड बोलता हूं ऑल, मैं वर्ड बोलता हूं ईच, मैं वर्ड बोलता हूं एवरीवन, मैं वर्ड बोलता हूं नो वन,
मैं वर्ड बोलता हूँ एवरीबॉडी। जितने भी वर्ड हम जनरली ह्यूमन बीइंग के लिए, पर्सन के लिए यूज करते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। ये प्रोनाउन की एक और काइंड है, आपने इसको याद रखना है। देखें, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमारे पास कौन से होते हैं, जो हम इन जनरल यूज करते हैं पर्सन्स के लिए, स्पेसिफिकली यूज नहीं करते। स्पेसिफिकली क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए आई वुई, सेकंड पर्सन के लिए यू, और थर्ड पर्सन के लिए ही शी इट और दे। अब देखें, सीन कुछ यूं है, एक्सेप्शन केस कुछ यूं है, और मैं लाजमी बताना चाहूंगा, इसको आपने बड़ी टेक्निकलिटी के साथ समझना है। एक्सेप्शन केस में हमारे पास क्या है, अभी हमने कहा अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग को पॉइंट आउट कर रहे होंगे तो ह्यूमन बीइंग के लिए हमने जो वर्ड यूज करना है वो सब्जेक्ट के तौर पर क्या वर्ड होगा, हु का, ऑब्जेक्ट के तौर पर क्या वर्ड होगा, होम का, और पोजेशन के लिए क्या वर्ड होगा, हुज का। ये बात तो क्लियर है यहां पर हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन में। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि ह्यूमन बीइंग के लिए हम डैट का वर्ड भी यूज करते हैं, और ह्यूमन बीइंग के लिए हम दोज का वर्ड भी यूज करते हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है, मैं अपने अल्फाज दोहरा रहा हूं, इसको अच्छे से समझ लेना आपने। हमने कहा कि हम ह्यूमन बीइंग के लिए हु का वर्ड यूज करेंगे, और हु का वर्ड जो हम यूज करेंगे वो अगर सब्जेक्ट के तौर पर होगा तो हु का वर्ड लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पर होगा तो हुज का वर्ड लिखेंगे, होम का वर्ड लिखेंगे, और पोजेशन के लिए हम हुज का वर्ड लिखेंगे। मैं यहां पर यह बात कर रहा हूं कि हम ह्यूमन बीइंग के लिए डैट का वर्ड भी यूज करते हैं। डैट का वर्ड हम कब यूज करेंगे, अगर उसके प्रेसिडेंट में ह्यूमन बीइंग स्पेसिफाई नहीं होगा, बल्कि कौन सा प्रोनाउन लिखा होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखा होगा। क्या लिखा होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। लाइक अगर मैं बोलता हूं गॉड, नहीं, इसको मैं कुछ चेंज कर रहा हूं, मैं एक सेंटेंस आपको दिखवाता हूं। अगर आप 2-3 सेंटेंस लिखें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। मैं बोलता हूं एवरीवन was present in class। सारा सेंटेंस नहीं लिख रहा, सेंटेंस में सिर्फ इतना लिख रहा हूं। अब देखिए, यहां पर मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं बोलता हूं एवरीवन डैश वाज प्रेजेंट इन क्लास, डैट वाज प्रेजेंट इन क्लास, या हु वाज प्रेजेंट इन क्लास। अब मेरा रूल रिलेटिव का ये कहता है कि जहां पर ह्यूमन बीइंग की बात होगी मुझे हु का वर्ड लिखना है। एक्सेप्शन केस ये है कि अगर प्रेसिडेंट में इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखा हुआ है तो फिर मैं हु की जगह पे डैट का वर्ड भी यूज कर सकता हूं। फिर मैं ह्यूमन बीइंग के लिए हु की जगह पर कौन सा वर्ड यूज कर सकता हूं, डैट का वर्ड यूज कर सकता हूं। इन अदर वर्ड्स मैं दोबारा लिख देता हूं कि डैट का वर्ड भी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है, और ह्यूमन बीइंग के लिए तब यूज होता है अगर आपने ह्यूमन बीइंग को किस सूरत में लिखा हुआ है, इंडेफिनिट प्रोनाउन की सूरत में लिखा हुआ है। आपने वर्ड क्या लिखा हुआ है, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी, कुछ भी आपने इनमें से कोई वर्ड लिखा हुआ है तो आप हु की बजाय आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, डैट का वर्ड ह्यूमन बीइंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब जरा डेमोस्ट्रेटिव और रिलेटिव को जरा शुरू से हम देखेंगे। डेमोस्ट्रेटिव हमारे पास 4 वर्ड होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। रिलेटिव हमारे पास जो वर्ड होते हैं, प्लेस के लिए वेयर का वर्ड होता है, टाइम के लिए व्हेन का वर्ड होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए 3 वर्ड होते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट है तो हु आएगा, ह्यूमन बीइंग ऑब्जेक्ट है तो हुम आएगा, ह्यूमन बीइंग पोजेशन के लिए है तो हुज आएगा। उसके बाद अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन में आए अदर देन ह्यूमन बीइंग के लिए, तो हमारे पास जो वर्ड यूज होते हैं वो डैट है, और हमारे पास क्या है, विच है। डैट और विच में डिफरेंशिएट आपने ये याद रखना है। पहली बात कि ये अदर देन ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होंगे। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, आपने क्या करना है, अगर प्रेपोजिशन होगा या कॉमा होगा तो आपने विच का वर्ड लिखना है। अगर प्रेपोजिशन या कॉमा नहीं है तो फिर आपने कौन सा वर्ड लिखना है, डैट का वर्ड लिखना है। एक एक्सेप्शन रूल मैंने आपको बताया कि डैट का वर्ड भी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किया जाता है अगर उसके प्रेसिडेंट में आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखा हो। और इंडेफिनिट प्रोनाउन हम किसको बोलते हैं, वो प्रोनाउन जो इन जनरल यूज होते हैं पर्सन्स के लिए, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी, नो वन, एनीवन, एनीबॉडी, जितने भी वर्ड, ऑल, जितने भी इतने इस तरह के वर्ड हैं जो जनरल पर्सन के लिए यूज होते हैं, उसके लिए हम हु की बजाय डैट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है तो गलत नहीं होगा। इंपॉर्टेंट रूल है,
हेडिंग देनी है बाकायदा तौर पे, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन। 3 काइंड्स हमारी इस वीडियो में हुई हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस और इंडेफिनिट प्रोनाउन। आपने इसको अच्छे से याद करना है, अच्छे से नोट करना है, और इस रूल की बाकायदा तौर पर आपको क्विज़ भी दिया जाएगा, जहां पर आप ये लेक्चर नोट करेंगे उसके साथ ही आपको क्विज़ रिलेटिव प्रोनाउन के साथ नाम के साथ मिलेगा। 12-15 क्वेश्चन, जो 20-25 क्वेश्चन है, मैं कोशिश करता नहीं बल्कि ऐसा ही होगा, 20-25 क्वेश्चन जो है वो मैं रिलेटिव प्रोनाउन के उस क्विज़ में होंगे। आपने उस क्विज़ को सॉल्व करना है और बाद में हम उस क्विज़ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस क्विज़ को करने का मकसद ये होगा कि हमारा रिलेटिव का प्रोनाउन का जो केस होगा वो हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके बेटे।